Hi everyone, Sasank this side and I welcome you all to our honor classes. So आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री का द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप एंड दिस इज द फोर्थ लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। यह हमारे चैप्टर का फोर्थ लेक्चर है और आज हम लोग देखेंगे द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग जो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा। और इससे पहले हमने अपने लास्ट लेक्चर में देखा जो हमारा थर्ड लेक्चर था उसमें हमने देखा कैसे ग्रीक में इंडिपेंडेंस मिला, जिसपी मेजनी को देखा। अब इसमें हम देखेंगे कि रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग क्या थी, वे कैसे इमर्ज हुए। एंड वन थिंग मोर, इफ यू आर न्यू हियर प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। सो स्टार्ट करते हैं। द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग ये था क्या? रोमांटिक इमेजिनेशन, जब भी कोई नेशन, जब भी कोई देश, जब भी कोई राष्ट्र एक विपत्ति में आता है, किसी भी विपत्ति में आता है, तो उस टाइम यूनिटी चाहिए होता है सिटीजनशिप में। जब सिटीजन्स के अंदर जब यूनिटी होगा तभी वो आप किसी भी विद्रोह में शामिल हो सकते हो। विद्रोह को मतलब अगर आपके खिलाफ कुछ साजिश हो रही है तो उसको आप हटा सकते हो, उसको कम कर सकते हो। इसलिए यूनिटी लाने के लिए द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग इमर्ज हुआ। अब ये था क्या? रोमांटिसिज्म। ये रोमांटिसिज्म इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 मार्क के लिए। क्वेश्चंस कहीं अलग से नहीं आने वाले, जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं नोट्स लिखवा रहा हूँ, बस ये आप नोट्स नोट डाउन करते जाइए। एंड वन मोर थिंग, इसको ऐसा आप समझो डायरेक्ट आपके दिमाग में फिट हो। सो रोमांटिसिज्म, रोमांटिसिज्म क्या था? अ कल्चर मूवमेंट which sought to develop a particular form of nationalist sentiment. तो रोमांटिसिज्म एक ऐसा मूवमेंट था, एक कल्चरल ऐसा मूवमेंट था जो लोगों के अंदर एक पार्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट, मतलब एक अंदर की भावना, जो राष्ट्र के लिए, जो अपने देश की जो भावना होती है उसको उजागर करता था। ये इसको बोलते थे रोमांटिसिज्म। अब इसमें कौन कौन थे, उनका काम क्या था? रोमांटिसिज्म में आर्टिस्ट थे और पोइट्स थे। और पोइट और आर्टिस्ट क्या करते थे? तो वो ग्लोरिफिकेशन ऑफ रिलीजन एंड साइंस को क्रिटिसाइज मीन्स उसका अवहेलना करते थे। जो पोइट्स थे, जो आर्टिस्ट थे, वो लोग मिलके ग्लोरिफिकेशन ऑफ रिलीजन एंड साइंस, उनके हिसाब से ये साइंस और उसका जो रीजन है उसको हटाना चाहिए था और वहाँ पे जो इमोशंस है, जो अपने देश के लिए जो इमोशंस है उसको आगे लाना चाहिए था। तो वो लोग क्या करते थे? ग्लोरिफिकेशन ऑफ रिलीजन एंड साइंस को एबॉलिश करना चाहते थे और दे फोकस्ड ऑन इमोशंस, इन्यूट्रिशन एंड मिस्टिकल फीलिंग। वो फीलिंग, इमोशनल जो अपने राष्ट्र के लिए होता है उसको ट्रेडिशन के रूप में लाना चाहते थे। वन मोर थिंग, उनका एफर्ट क्या था? देयर एफर्ट वाज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ अ शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज। मतलब उनके कहने का मतलब ये था कि जो भी रोमांटिसिज्म थे वो पोइट्स थे और मेनली आर्टिस्ट थे, और वो लोग क्या करते थे? साइंस को एबोलिश करना चाहते थे और उसके स्थान पे उसको रिप्लेस करके मिस्टिकल फीलिंग, जो राष्ट्र के लिए का फीलिंग होता है उसको आगे लाना चाहते थे। और उनका एफर्ट था कि क्रिएट अ सेंस ऑफ शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज। और उनका एक और चीज मानता था कि कॉमन कल्चर पास्ट हो। पास्ट, कोई भी राष्ट्र, उनके हिसाब से कोई राष्ट्र को वही समझ सकता है जिसका पास्ट और कल्चर एकदम सेम हो। और एक बार एक जर्मन थे जॉन गॉटफ्रीड ने कहा था कि ये जो कल्चर है, ये जो ट्रेडिशन है, ये जो देश के लिए भावना है, मतलब सद्भावना है, वो सिर्फ आम जनता जो होते हैं ना, दास फूस, उनके अंदर भी ये सिर्फ मिल सकते हैं। और ये ऐसा क्यों होता था? ये रोमांटिसिज्म में ऐसा क्यों होता था? क्यों आर्टिस्ट और जो भी थे पोइट्स वो सिर्फ अपने भावना को आगे क्यों व्यक्त करते थे? क्योंकि कोई देश से इसका इंटीग्रेशन हो सकता था, देश में एक यूनिटी आती थी। और देश यूनिटी कैसे है? उसके लिए एक एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं। जब पोलैंड पे रसिया ने वॉर किया था, मतलब उस पर अपना रूलिंग इफेक्ट लाया था, जब पोलैंड पे रसिया आके रूल कर रहा था, उस टाइम बहुत सारे लैंग्वेज में चेंजेस आए थे। उस कारण जो भी और उसके बाद जनता चाहते थे कि इससे उनको आज़ादी मिले, इसके लिए उन्होंने अपना एक जो था राष्ट्रभाषा उसको बोलना स्टार्ट किया। और धीरे धीरे इतना यही राष्ट्रभाषा का उपयोग करते करते इतना आगे आया कि लास्ट में हुआ ये कि वहाँ पे जो स्ट्रगल था
पोलिश लोग मीन्स जो पोलैंड के लोग थे, उनका जो स्ट्रगल था अपने फ्रीडम के लिए, वो पहचाने जाना रिकॉग्नाइज किसे होने लगा, उनका लैंग्वेज, उनका जो अपना भाषा। इसलिए लैंग्वेज और ट्रेडिशन, डांस, फोक, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखने लगी एक फ्रीडम और एक यूनिटी के लिए किसी नेशन में। उसके बाद हम लोग देखते हैं हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट, ये क्या था? हंगर मीन्स भूखमरी, हंगर मीन्स भूख, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। इसमें हम लोग, ये हुआ कब? तो ये हुआ 1830s में। 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हंगर, हार्डशिप, या फिर कोई देगा कि हार्डशिप कब आया था, तो 1830s में आया था। और उसके बाद हम देखते हैं इसमें हुआ था क्या क्या। फर्स्ट पॉइंट, द 1830s came with a great economic hardship in यूरोप। इकोनॉमिकल हार्डशिप क्या होता है? मीन्स आर्थिक तंगी जो होती है किसी एक नेशन को, मीन्स पैसा का कमी हो जाना, लाइक पॉपुलेशन इंक्रीज कर जाना, जॉब बहुत कम मिलना, और जॉब लेने वाले जो भी होते थे पार्टिसिपेंट्स, उनका बहुत ज़्यादा हो जाना। तो दिस वेर द आउटकम्स ऑफ दिस हंगर, हार्डशिप, पॉपुलर रिवोल्ट। हुआ ये कि 1830s में ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप आया यूरोप में। मतलब यूरोप के बहुत सारे देशों में क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा भुखमरी की स्थिति आ गई। ऐसा क्यों है? क्योंकि उस टाइम पॉपुलेशन इंक्रीज हो गया, पॉपुलेशन रैपिडली इंक्रीज किया, बहुत तेजी से इंक्रीज किया। और उसके बाद इसने क्या किया कि दिस क्रिएटेड लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब देखिए, कहीं भी किसी भी अगर नेशन में या फिर कहीं भी अगर कहीं का पॉपुलेशन राइज करता है, तो उस टाइम में क्या होगा? उस टाइम होगा ये कि एम्प्लॉयमेंट जो होता है, जो रोजगारी होती है, उसमें कमी आएगी। और जो सीकर्स होते हैं, मीन्स जिनको रोजगार चाहिए, वो, क्योंकि एडल्ट वहाँ पे ज़्यादा होंगे, जिनका भी एज हो जाएगा, वो पॉपुलेशन के कारण आगे आएंगे, और जो होगा आपका जॉब, वो जॉब बहुत कम होगा। सेम चीज़ यहाँ पर हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि जो रूरल, मतलब जो गांव के लोग थे, अब सबको जॉब चाहिए था अपना जीविका चलाने के लिए, तो जो गांव के लोग थे वो शहर में आके माइग्रेट कर गए। शहर में जब माइग्रेट किए तो वहाँ पे बहुत सारा वो एक स्लम जो होता है, स्लम, झोपड़ी में रह के बहुत सारा ओवर क्राउड होने लगा वहाँ पर। अब इसके बाद क्या होता है कि जो स्मॉल प्रोड्यूसर थे, उनको कंपटीशन फेस करने होने लगा। कंपटीशन कैसा था? मतलब जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स, जो छोटे मोटे जो अपने व्यापारी होते थे, उन लोगों का क्या होता था कि जो क्लॉथ्स, मेनली टेक्सटाइल्स, वो सब क्या होता था कि यहाँ पे लोग अपने से काम करते थे, और जो बाहर से जो सामान आता था उसमें होता ये था कि वो चीप होते थे, मीन सस्ता होता था कि, और वो मशीन से बना होता था। तो यहाँ पे जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे, उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई, बहुत ज़्यादा वो लोग विपत्ति में आ गए। और उसके बाद एक और चीज़ हुआ कि राइज इन फूड प्राइसेस, और उसके साथ साथ एंड बैड हार्वेस्ट। पॉपुलेशन बढ़ा, जॉब कमी आई, लोग माइग्रेट कर गए शहर में गांव से, और उसके बाद जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स है उनको भी दिक्कत होने लगी। और उसमें एक और चीज आया कि राइजिंग फूड प्राइस, जो खाने पीने का सामान था उसमें वृद्धि हुई, इंक्रीमेंट हुई, और साथ ही साथ बैड हार्वेस्ट, मतलब उसी टाइम जो हार्वेस्ट होता है साल का, वो बहुत ज़्यादा गंदा गया। अब इससे क्या हुआ? तो सबसे ये इतना पे आया। अब 1830s में इतना कुछ आया, मतलब 19th सेंचुरी से पहले तक इतना कुछ आया। अब उसका हम देखते हैं 1845 में क्या हुआ। अब हम देखते हैं सिलेसिया। एक सिलेसिया का बहुत इंपॉर्टेंट केस है जो हमें पढ़ना है, और सिलेसिया का केस हमें ये सिखाता है कि कैसे वहां पे के जो वीवर्स थे उनके साथ क्या अत्याचार हुआ। हम लोग देखते हैं 1845 में वीवर्स जो थे सिलेसिया के, उनके साथ एक त्रासदी हुई, और त्रासदी ये हुई कि उनको हमेशा कच्चा सामान दिया जाता था। उनको देता था कौन? उनका जो हेड था, उनका जो व्यापारी मंडल का जो हेड था, जो उनसे काम करवाता था उनको पैसा देके। ये लोगों को, वीवर्स को कच्चा सामान मिलता था, और वो कच्चा सामान को ये तैयार करके ये लोग उस व्यापारी को देते थे, और बदले में उनको पैसा मिलता था। लेकिन एक बार क्या हुआ 1855 के में हुआ ये कि इनको कच्चा सामान मिला, इन्होंने तैयार करके दे दिया, लेकिन बदले में इनको जो पैसा मिला वो बहुत कम था। और ऐसा जब होने लगा बार बार, तो 1855 में जो भी ग्रुप, एक जो वीवर्स का जो ग्रुप इन लोगों ने बनाया, और मतलब गुस्से में ये लोग मैंसन पे गए। मैंसन मीन्स उनके जो हेड थे, जो इनसे काम करवाते थे, उनके यहाँ जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे, उनके यहाँ जाके, उनके घर पे जाके, उनके महल में जाके इन्होंने बहुत तोड़फोड़ किया। हुआ ये कि रिवॉल्ट अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स। 1845 सिलेसी का केस क्या था?
कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ एक रिवॉल्ट था। क्यों था? तो लो वेजेस के लिए था, इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड देन इसमें क्या था? इसमें एक थे जर्नलिस्ट वेल वॉल्फ, जो 4 जून 2 बजे, मतलब 2 बजे PM मीन्स दोपहर में इन लोगों ने एक बहुत बड़ा ग्रुप बनाया, और ग्रुप बना के, मैंसन मीन्स होता है महल, घर, जो घर में मतलब इनका जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे उनके महल में ये लोग गए और उनके घर में जाके लूटपाट मचा दिया। मीन्स एग्जैक्टली हुआ है कि जैसे ही लोग उनके महल में गए तो वहाँ के जो भी मतलब उनके जो पहरेदारी थे उन्होंने कहा, जब उनको रोका गया तो इन्होंने उनको धमकी दिया, और उसके बाद ये लोग क्या किए, ग्रुप्स वेंट टू द मैंसन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स और स्टोर हाउस, जहाँ पे खाने पीने का सामान था, जो अन्न था, उसको ये लोग उन्होंने लूट लिया, और फर्नीचर, टेबल एंड ऑल सब कुछ तोड़ दिया, और उसके बाद वहाँ का जो स्टोर हाउस था उसको भी लूट लिया। एंड देन वहाँ का जो उनका कॉन्ट्रैक्टर था वो वहाँ से भाग गया। अब भाग कहाँ गया? अपने पड़ोसी मुल्क में गया। जब पड़ोसी मुल्क के लोगों ने इसको शरण, मतलब उनको शेल्टर नहीं दिया, तो 24 घंटा बाद वो अपने आर्मी के साथ वापस अपने वहाँ पे आए, और जितने भी वीवर्स थे सबको शॉट, मतलब सबको मरवा दिया। और जैसे ही सब वीवर्स मरे उसके बाद वहीं पे ये केस खत्म होता है। अब हम लोग देखते हैं द रिवॉल्यूशन ऑफ लिबरल्स, और उससे पहले देखते हैं 1845 ये हो गया, उसके बाद आते हैं 1848। 1848 में होता ही है कि बहुत सारे हंगर, हार्डशिप और पॉपुलर रिवोल्ट थे। अब इसके साथ साथ जैसे ही पॉपुलेशन राइज हुआ तो इससे 2 चीज आए सामने। आया एक फूड शॉर्टेज, मतलब फूड में शॉर्टेज आई, और अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स जॉब की बहुत ज़्यादा कमी हो गई। और जब जॉब की बहुत ज़्यादा कमी हो गई तो ये दोनों का जब प्रभाव क्या आया, सिटीजन्स ऑफ पेरिस केम ऑन रोड्स, मतलब पेरिस के जितने भी लोग थे वो लोग रोड पे आ गए। 1848 में 2 चीजें आई, क्या आई? फूड शॉर्टेज एंड अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये दोनों, जब फूड शॉर्टेज भी आएगा, अनएम्प्लॉयमेंट भी आएगा, तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली जो पेरिस के जो लोग थे वो लोग रोड पे आ गए। तो पेरिस के लोग जब रोड पे आ गए तो उसके बाद इतना विद्रोह हुआ, इतना वॉर टाइप क्रिएट हो गया कि वहां के जो रूलर थे लुइस फिलिप को भागना पड़ा। जब लुइस फिलिप वहां से भाग गए तो उसके बाद वहां की जो नेशनल असेंबली थी उसने एक रूल किया, रूल निकाला, क्योंकि वहां का रूलर जो थे लुइस फिलिप वो भाग चुके थे। उसने एक रिपब्लिक निकाला, और रिपब्लिकन लॉ में ये कहा गया कि जो 21 साल, जिनका एज 21 है, उनको उससे ऊपर उनको वोट मिलने का अधिकार दिया जाए। और उनके बाद जितने भी लोग जो अनएम्प्लॉयड थे, जिनको जॉब नहीं थी, उनके लिए फैक्ट्रीज वहाँ पे सेटअप किए गए, और ताकि उनको जॉब मिल सके। So this was all about the hunger, hardship and popular revolt. अब हम लोग देखते हैं the revolution of the liberals ये लोगों का क्या था? एक्चुअली हुआ ये कि जर्मन, इटली, पोलैंड और ऑस्ट्रो हंगेरियन अंपायर ये सब चाहते थे कि हम लोग साथ हो जाएं। साथ क्यों हो जाए? और साथ के साथ उनका और डिमांड था कि दे डिमांडेड कॉन्स्टिट्यूशन विथ नेशनल यूनिफिकेशन, मीन्स चाहते थे कि ये लोग सेपरेट, आई मीन यूनाइट हो जाए, और जो भी इनको यूनिफिकेशन मिल जाए। और जब यूनिफिकेशन मिल जाए उसके बाद ये हुआ कि ये लोग का अपना एक ग्रुप बनाए। और ग्रुप कहाँ बनाए वो हम लोग देखते हैं। लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशंस गैदर्ड इन द सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ से, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट से क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट, हमेशा आता है, 3 मार्क 5 मार्क में आ सकता है। अगर आपको बोला जाए कि इस पर आप एक शॉर्ट नोट लिखो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, यहाँ के जो भी पॉइंट्स है आप उसको नोट डाउन कीजिए, और ये आप एग्जाम्स में लिख सकते हो। तो हम देखते हैं कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट ये था क्या। एक्चुअली फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में कौन थे? मिडिल क्लास के लोग थे जो एजुकेटेड थे। और उस टाइम याद रखिएगा, सबसे फर्स्ट पॉइंट ये होना चाहिए कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में कौन कौन थे? वो थे सिर्फ मिडिल क्लास जो एजुकेटेड थे। और उनके बाद इन्होंने क्या डिसाइड किया? दे डिसाइडेड टू वोट एंड ऑल जर्मन नेशनल असेंबली। उन्होंने अपना असेंबली बनाया, और उसमें फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जो इसमें उन्होंने जो भी मतलब मिडिल क्लास के लोग थे उन्होंने सोचा, और उन्होंने अपने डिसाइड किया कि जो भी मतलब वोट देंगे वो किसको देंगे? ऑल जर्मन नेशनल असेंबली को देंगे, ताकि उनका जो ग्रुप था, उनका जो पार्टी था, वो उनका सत्ता आ जाए। और सत्ता आ जाएगा उसके बाद 18 में
अब उन्होंने वोट कर दिया, उसके बाद 18 में 1848 में क्या हुआ, 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स टुक देयर प्लेस। मतलब इनका जो मन की जो इच्छा थी वो कबूल हुई, और इसी के साथ 18 में 1848 को इनकी पार्टी आ गई। उसमें कितने थे रिप्रेजेंटेटिव, 831। और उसके बाद क्या हुआ कि दे ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया खुद से, मतलब सब लोग बैठ के, और फॉर अ जर्मन नेशन टू बी हेडेड बाय अ मोनार्की। उन्होंने जर्मन नेशन को एक मोनार्की के टाइप में उनको आगे करने देने का ठाना, और उस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया। लेकिन उस टाइम होता ही है कि इतना ट्विस्ट आया कहानी में कि, और उसके बाद इनके हिसाब से क्राउन किसको मिला, मतलब जो रूलर था वो किसको मिला, वहां के जो थे रूलर फ्रेडरिच विलियम फोर, इनको मिलना चाहिए था। और ये, लेकिन जैसे ही क्राउन इनके पास आया, इनके पास ये बात आया कि फ्रेडरिच विलियम्स फोर जो थे उन्होंने ये रिजेक्ट कर दिया कि हम यहाँ के शासक नहीं बन सकते हैं, क्योंकि ये इस असेंबली के अगेंस्ट में थे। अब ये इन्होंने क्या किया कि अपने आर्मी के साथ, फ्रेडरिच विलियम फोर ने अपने आर्मी के साथ अपोजिशन पार्टी में मिल गए, और उधर का आर्मी स्ट्रांग हो गया। मीन्स फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट धीरे धीरे उनका ध्वस्त होने लगा। और एक और चीज क्या था कि इनके जो मतलब लीडर्स थे वो कौन थे, मिडिल क्लास। और उन्होंने क्या किया कि दे रेजिस्टेड द डिमांड ऑफ वर्कर्स एंड आर्टिसंस, मतलब वर्कर्स और आर्टिसंस का जितना भी डिमांड था सबको हटा दिया, सबको नेग्लेक्ट, सबको इग्नोर कर दिया। और जब इग्नोर कर दिया, तो अब जब आप किसी को इग्नोर करोगे तो आपको वोट ऑटोमेटिकली देगा नहीं। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, दो चीजें क्या हैं कि जो उनका रूलर सबसे पहले उनको अपोज कर दिया, और वो अपोजिशन पार्टी में जाके मिल गए पूरे आर्मी के साथ। और इनका जो सपोर्ट था आर्टिसंस और वर्कर्स का, वो भी इनके हाथ से लग गया। क्यों गया, क्योंकि इन्होंने उसका डिमांड भी खत्म कर दिया। अब इस कारण धीरे धीरे ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट ध्वस्त हो गई और ये भंग हो गई। लेकिन इसके बावजूद जो कंजर्वेटिव थे उन्होंने इनको रोका, लेकिन पहले वाला जो भी सीन था वो लेके नहीं आ पाए, और इसका जो अफेक्ट था वो धीरे धीरे आते रहा। और फाइनली वहाँ के जो रूलर थे उनको ये लगा कि अब इन लोगों को एक स्वतंत्र करके दे देने में ही फायदा है। तो उस टाइम हुआ ये कि सर्फडॉम और बॉन्डेड लेबर एंड हुआ। कब हुआ, 1848 में, जहाँ पे सेंट्रल और वेस्टर्न यूरोप में चेंजेस आने स्टार्ट हुए। और वो जो चेंजेस आने स्टार्ट हुए उससे क्या हुआ, सबसे बहुत बड़ा चेंजेस क्या आया, तो सर्फडम ड्यूटीज और लेबर, जो बॉन्डेड लेबर होता है ना, कि कोई बंदूक मजदूर होता था कि आप मतलब फ्री में काम कर रहा है, या फिर जनरेशन वाइज आएगा तो वो काम ही करेगा किसी के फील्ड में, वो सब कुछ खत्म हो गया। और फाइनली जो रिवोल्यूशन जो था, लिबरल्स थे उनको कामयाबी मिली। अब यहीं पे ये टॉपिक क्लोज होता है। दिस वाज ऑल अबाउट द फोर्थ लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप।